आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की थकान किसके संचयन की वजह से होती है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए, जब आप लोग ज़्यादा कार्य करते हैं तो मांसपेशियों में आपके दर्द होने लगता है। दर्द जो एक थकान का मुख्य कारण है। तो मांसपेशियों के बीच में लैक्टिक एसिड का जमा होने लगता है। जब आप 3 से 4 घंटे रेस्ट कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड आपका सामान्य हो जाता है और आपकी थकान दूर हो जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? डी वाला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सफ़ेद, विबग्योर, नीला या फिर लाल। इसका सही ऑप्शन होगा नीला। देखिए, सूर्य के प्रकाश का रंग वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के बाद नीले कलर का हो जाता है। तो इसको तो आपको याद करके चलना होगा। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन के एक नियत बल के साथ में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार की आपको गणना करनी है। चलिए प्रयास करिए आप लोग। बहुत ही सिंपल फार्मूला इसमें लगेगा। वर्क बराबर होता है एफ इंटू एस, जहाँ पर एफ क्या होता है? फोर्स होता है। एस क्या होता है? विस्थापन होता है। तो फोर्स आपको दे रखा है 500 न्यूटन, तो यहाँ पर 500 लिख लीजिए। और दूरी मतलब विस्थापन जो होता है हमेशा मीटर में होता है, तो ये आपको किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 की पावर 3 कर लीजिए। तो 15 25 75, 75 के आगे आपको पहले तो 2 जीरो हैं, इसके बाद 3 जीरो और आपको लगाने हैं। तो 75 के आगे जहाँ पर भी 5 जीरो हों उसको आप लोग सही कीजिए। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए, गलतियाँ आपसे जीरो वाले में ही होंगी। देखिए, सभी ऑप्शन में 75 दे रखा है, किसी में 1 जीरो कम है, किसी में 1 जीरो ज़्यादा है। जहाँ पर 5 जीरो होंगे उसी को आपको सही करना है। और कार की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। चौथा क्वेश्चन है, अपस्रव, जिसे हम लोग इंफ्रासोनिक तरंगों की आपसे आवृत्ति पूछी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, चारों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 20 हर्ट्ज से कम जिसकी भी आवृत्ति होती है उसे हम लोग अपस्रव तरंगे कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए, अपस्रव के बाद स्रव आती है, तो स्रव जो होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ये स्रव तरंगे होती हैं जिसे मनुष्य सुन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है आपका परास्रव की, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली परास्रव कहलाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की क्या प्रवृत्ति होती है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। देखिए, जड़त्व क्या होता है? जो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य फोर्स उसके ऊपर ना लगाया जाए। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। जड़त्व में वस्तु जो होती है, वस्तु की गति की अवस्था किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे एक पत्ता भी आपने देखा होगा, पत्ता जब हवा चलती है तो जल्दी उड़ता नहीं है, वो भी क्या करता है? उसका अपोज करता है। लेकिन जब हवा का फोर्स ज़्यादा होता है तब पत्ता कहीं जा करके उड़ जाता है। तो वस्तु की प्रवृत्ति होती है किसकी? अपने परिवर्तन का विरोध करने की होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। छठवां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, मक्के का तेल, सार्डिन, गेहूं के उत्पाद या फिर पालक। देखिए, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है ये हमारे मस्तिष्क और शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और कहाँ से हमें प्राप्त होता है? सार्डिन। सार्डिन एक मछली होती है, इसको खाने से ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमें प्राप्त होता है, जो कि मस्तिष्क के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सार्डिन क्या है? एक मछली है। सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, कवक, कीड़े, विषाणु और जीवाणु। सीधे सीधे आपको बताना है पोलियो जो है किस कारण से होता है। सही ऑप्शन होगा विषाणु। देखिए, जीवाणु और विषाणु में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। विषाणु से पोलियो होता है। पोलियो जो क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण से ज़्यादातर जो पोलियो के मरीज आपको मिलेंगे वो जिनके पैर खराब होते हैं, ज़्यादातर पोलियो जो है इफेक्ट करता है पैर के ऊपर या फिर रीढ़ के हड्डी के ऊपर। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, ये वायरस है। सही ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आवर्त, समूह, पैटर्न और संयोजकता। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। इसका सही ऑप्शन होगा आवर्त। देखिए, क्षैतिज पंक्तियाँ आपको आवर्त सारणी में दिखती हैं। चलिए आपको आवर्त सारणी में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। यहाँ पर आप जो क्षैतिज लाइनें देख रही हैं इसे कहते हैं हम लोग आवर्त कहते हैं। तो क्षैतिज लाइनें जो होती हैं आवर्त कहलाती हैं। और आवर्तों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी है मोजले के अनुसार उसमें आपको 7 आवर्त नजर आएंगे। और जो लंबवत लाइनें आपको नजर आ रही हैं इसे हम लोग कहते हैं वर्ग, जिसे हम लोग समूह भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 18 समूह नजर आएंगे और 7 आपको आवर्त नजर आएंगे। तो पिछला वाला सेट हमने आपको कराया था तो उसमें आपको बताया गया था कि पहले आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं। तो पहले आवर्त में यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन रखा गया है और हीलियम रखा गया।
तो 2 तत्व रखे गए, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि 1 तत्व रखा गया है, तो वही वाला ऑप्शन गलत ऑप्शन था। इसमें आपको 7 आवर्त को आप लोग याद कर लीजिए कि कितने तत्व किस आवर्त में रखे गए। तो पहले आवर्त की बात करेंगे तो 2 तत्व रखे गए हैं, दूसरे वाले में यहाँ पर आप देखिए 8 तत्व रखे गए हैं, 2 इधर हैं और 6 इधर हैं, तीसरे में 8 रखे गए हैं, चौथे में 18, पाँचवें में 18 और छठे और सातवें में 32 रखे गए हैं। इसमें देखिए 14 यहाँ पर आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है वो नीचे लिखी जाती है, लेकिन वो जोड़े जाते हैं आपके इसी में। तो इस प्रकार से 2, 8, 8, 18, 18, 32 जो है ये 7 आपको आवर्त में सारे तत्व आपको नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको याद करके भी चलना होगा। 9वां क्वेश्चन है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, तो आपको तत्व का नाम बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे तो सबको आप लोग जोड़ लीजिए। 8, 2, 10, 3, 13 परमाणु क्रमांक किसका होता है? तो एल्युमिनियम को होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के बताते हैं। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। शुरुआती कक्षाओं में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाना बताया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, तो ये जाकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8, 1। ठीक है, एल्युमिनियम को तो दिया ही गया है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इसका बनेगा जाकर के 2, 8, 2। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने आपको चारों बताए हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हो तो जोड़ करके उसके परमाणु क्रमांक जिसका हो, जिस भी तत्व का, उसको सही कर दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए सोना जो है जल्दी किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करता है, लेकिन एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया होता है HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। ये 3 के अनुपात में होता है, ये 1 के अनुपात में होता है। ठीक है, तो 3-1 का अनुपात होता है। और सोना जो होता है एक्वा रेजिया में घुल जाता है, तो एक्वा रेजिया में ही सोने का विघटन होता है। वैसे सोना किसी से क्रिया नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्वा रेजिया से क्रिया करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आपके एग्जाम में सबसे छोटी मांसपेशी भी आएगी और सबसे छोटी हड्डी भी आएगी। दोनों कहाँ पर होती है? कान में ही होती है। तो सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टिपिडियस, ये होती है मांसपेशी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, ये भी आपके कान में ही होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतीक चिन्हों में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा सही नहीं नज़र आ रहा? देखिए ये तो सही है, अर्जेंटम है, कापर है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम लिखा गया। तो बताइए इसमें गलती कहाँ पर की गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। पूछा कैसे गया? देखिए जो बर्जिलियस महोदय ने बताया था कि जो सिंबल हमारे लिखे जाएंगे वो पहला लेटर्स होगा कैपिटल लेटर से होगा। जैसे AG लिखा गया है तो पहला लेटर कैपिटल से होगा और दूसरा स्मॉल से होगा। तो ये प्रतीक चिन्ह सही माना गया है। तो यहाँ पर AG भी सही है, कापर भी सही है, मैग्नीशियम भी सही है, लेकिन एल्युमिनियम देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया। दोनों लेटर इसमें कैपिटल से कर दिए गए हैं। इसे लिखना चाहिए था इस प्रकार से। ठीक है, तब ये जाकर कहीं सही होता। पहला लेटर कैपिटल से होगा, दूसरा लेटर जो होगा हमारा वो स्मॉल लेटर होगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग वहाँ पर ध्यान नहीं देंगे और कुछ और सही करके चले आएंगे, इसलिए ध्यान करिएगा। पहला लेटर कैपिटल से, दूसरा लेटर स्मॉल से होगा, वही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें आपसे गलत पूछा था तो डी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। 13 नंबर क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका एलिफैटिक होते हैं और आपका एक एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अब एलिफैटिक जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, तो एल्केन्स जितने भी हमारे आते हैं वो संतृप्त में आते हैं, सेचुरेटेड में आते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले ये अनसेचुरेटेड में आते हैं। जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या करा, एक या एक से अधिक द्विबॉन्ड। अगर हम जैसे कि यहाँ पर एथिलीन लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का प्रयोग किया गया है। अगर इसी संरचना में कहीं पर एक और डबल बॉन्ड लग जाता तो एक या एक से अधिक, तो ये क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए असंतृप्त में एल्काइन भी आता है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? एक या एक से अधिक द्विबंध। अगर यहीं पर एक या एक से अधिक त्रिकबंध लिखता तो हम लोग यहाँ पर एल्काइन को सही करते हैं, लेकिन इसने द्विबंध की बात की है
तो एल्कीन को सही करेंगे, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है, मशीन के पुर्जों में स्नेहकों का प्रयोग करने पर गति क्या हो जाती है? असमान, कठिन, कठोर या फिर सुचारू? आपने देखा होगा मशीनों में तेल डाला जाता है, ग्रीसिंग की जाती है, ऑयल लगाया जाता है, स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सुचारू रूप से चलने के लिए किया जाता है। जो लोहा है हमारा, रगड़ रगड़ कहीं खराब ना हो जाए तो उसको बचाने के लिए, घर्षण से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? स्नेहकों का प्रयोग करते हैं। तो सुचारू रूप से मशीन हमारे चले इसलिए आपको ग्रीसिंग करना बहुत जरूरी है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है? बताइए। त्वरण की आपसे परिभाषा पूछा है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर जो होती है हमारी त्वरण कहलाती है। तो यहाँ पर वेग आना चाहिए। वेग में प्रति इकाई समय, अगर हम लोग समय को 1 मांग लें तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? वेग के, वेग परिवर्तन के। ठीक है, परिवर्तन यहाँ पर लिखा गया है तो वेग जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। ये पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार इसमें से कौन सा एक स्थिरांक है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर जो होता है ये ओम का नियम होता है। यहाँ पर से अगर आप R निकालेंगे तो V अपान आई आ जाएगा। R जो होता है कांस्टेंट के रूप में भी कार्य करता है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट हो गया तो V अपान आई बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए घरों में जो आपका यूनिट आती है तो एक यूनिट जो होती है वो कितने बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के। तो आपके घरों में जो ऊर्जा की माप होती है वो किलोवाट घंटा में होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब जस्ता में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? चलिए एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए जब आपसे रिएक्शन पूछी जाए तो एक बार आप लोग लिखने का प्रयास किया करिए। इस प्रकार से जिंक लिखिए और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिखेंगे तो यहाँ पर जिंक क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो क्या बन जाता है? ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहाँ पर निकल जाती है। ठीक है, तो कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो रिएक्शन इस प्रकार से आपको छोटी छोटी याद करके चलनी होगी। इसीलिए आपको पिछले साल के पेपर कराए जाते हैं ताकि जो गलतियाँ आपने पिछले एग्जाम में की हैं, जो प्रश्न आपको पिछले एग्जाम में नहीं आए उसको आपको आपके एग्जाम में तैयार करके चलना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा ऊतक है जो पानी का संवहन करता है? ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसको आप लोग को मैं जरूर कराता हूँ, जब भी कोई प्रैक्टिस में क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर लेकर आता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। पौधे में जो पानी ऊपर की ओर ले जाता है, संवहन करने का काम किसका होता है? किस ऊतक का होता है? देखिए जल से जाइलम बना है। ठीक है, तो जाइलम जो होगा वो पानी और खनिज को ऊपर तक ले जाएगा। तो ये कौन सा ऊतक होता है? जाइलम। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको आराम से पढ़ना है और 3 जगह आप गैप छोड़े गए, 1 2 3। इनमें से उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें तीनों जो हैं आपके वो सही रूप से भरे जा सकते हैं। एक इसके बाद गैप छोड़ दिया गया, को किसी, यहाँ पर फिर गैप है, हिस्से को एक यौगिक के, फिर आपको गैप यहाँ पर रखा गया। परिभाषित किया जाता है जो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में सक्षम है। तो स्वतंत्र कौन रह सकता है? स्वतंत्र हमेशा अणु रहता है। देखिए परमाणु जो है वो लगातार क्रिया करता है, स्वतंत्र नहीं रहता। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये परमाणु है, लेकिन जब हाइड्रोजन H2 बना लेता है तब ये स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अणु भरा जाएगा, एक अणु, यहाँ पर पहले आप अणु भरेंगे। ठीक है, को किसी तत्व, यहाँ पर अगर आप तत्व भरते हैं, तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश, क्योंकि सबसे छोटा अंश ही तो यौगिक का होता है अणु, परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। स्वतंत्र भी रह सकता है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, अगर H2 बना लेगा तो हाइड्रोजन के सारे गुणों को जो है वो H2 ही दिखाएगा। क्लोरीन Cl2 बना लेगा तो क्लोरीन के सारे गुणों को दिखाएगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन जो होगा वही सही ऑप्शन होगा। इसको आपको थोड़ा से आराम से पढ़ना होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए ध्यान से। एक मध्यकालिक, इंग्लिश में कहते हैं मोनोएस्टुअस जंतु में होता है। 4 ऑप्शन है इंग्लिश में, देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए मोनोएस्टुअस। अगर आपको पढ़ना हो नेट में तो आप इसको पढ़ सकते हैं,
लेकिन स्पेलिंग जब आप लोग सही लिखेंगे इसकी तभी आप लोग को ये अच्छे प्रकार से मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पर मोनो एस्टुबस जो जंतु हैं आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये कौन से जंतु होते हैं? जो वर्ष में केवल एक बार ही प्रजनन करते हैं, जो एक बार बच्चे करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मोनो एस्टुबस। ठीक है, जो एक साल में 2-3 बार बच्चे करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पॉली एस्टुबस। जैसे आपके चूहा हो गए, सुअर हो गए, कैटल्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं? एक से अधिक बार, एक से साल में एक से अधिक बार बच्चे करते हैं तो उन्हें कहते हैं पॉली एस्टुबस। और जो एक ही बार बच्चे पैदा करते हैं, जैसे भालू हो गया, लोमड़ी हो गया, सियार हो गए, इस साल में एक ही बार बच्चे पैदा करते हैं तो इन्हें कहते हैं मोनो एस्टुबस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद ही करने लायक क्वेश्चन ये है। 22 नंबर क्वेश्चन है आइसोटोप, या इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समस्थानिक क्या है? चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। आइसोटोप समस्थानिक, जिसके परमाणु क्रमांक सेम हो, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसको मैं आपको बताने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि कार्बन 612 भी होता है और कार्बन 614 भी होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों में भिन्न भिन्न है, तो इसे कहेंगे हम लोग आइसोटोप कहेंगे। एग्जाम्पल और ले लीजिए, यूरेनियम 92-235 भी होता है और यूरेनियम 92-238 भी होता है। तो ये भी आपके क्या हो गए? आइसोटोप हो गए। इसी प्रकार से ढेर सारे आपको आइसोटोप मिलेंगे। हाइड्रोजन में आपको प्रोटियम मिलेगा, इसके बाद ड्यूटेरियम मिलेगा, ट्राइटियम मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक भी इसके भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल जो हैं आप लोग याद करके भी चलिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य बातचीत में 3 × 10⁻⁶ वाट अपान मीटर स्क्वायर ध्वनि की तीव्रता, आपको इंटेंसिटी दे रखी है और आपको इसको चेंज करके डेसिबल में चेंज करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग लेवल समझ लीजिए, इतने हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसको आपको चेंज करने के लिए फार्मूला यूज करना होगा। डीबी बराबर मतलब डेसिबल बराबर 10 log I/I0 होता है, ये फार्मूला होता है अगर आपको इंटेंसिटी से डेसिबल में चेंज करना है। यहाँ पर I0 जो है हमेशा आपको याद करके चलना होगा 1 × 10⁻⁻12। ये रेफरेंस आपको लेके चलना है, जब भी आपको एक क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर I0 के वैल्यू आपको 10⁻12 रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि 0 डेसिबल बराबर 1 × 10⁻12 इंटेंसिटी होती है और I जो आपको इंटेंसिटी पहली दे रखी है, ऊपर वाली I आपको दे रखा है 3 × 10⁻�6, तो ये आपको दे ही रखा है। तो चलिए लॉग का प्रयोग करके इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो 10, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूओं को ऊपर नीचे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने रख लिया, जब -12 ऊपर जाएगा तो +12 बन जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -6 जो है अब +6 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब +12 ऊपर जाएगा तो -6 से घट करके +6 आ जाएगा। अब देखिए लॉग के अंदर अगर मल्टीपल का यूज किया है तो लॉग अगर हम लोग log 3 + log 10⁻6 बनेगा। ये मल्टीपल जो है log में प्लस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आगे क्या बनेगा, 10 की हम तो बाहर ले लेते हैं इसको, log 3 + log 10⁻6। ठीक है, अब देखिए कुछ वैल्यू आपको याद करनी होती हैं। log 3 की वैल्यू आपको याद करके चलनी होगी, 0.47712 होती है। ठीक है, नहीं याद है तो नेट से निकाल करके log 1, log 2, log 3, log 10, log 100 की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। अब जैसे जो पावर होती है हमेशा आगे आ जाती है और log बेस में 10 है और यहाँ पर 10 है तो ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये बन जाएगा 1 बन जाता है, तो यहाँ पर 6 ही बचेगा। तो 6 और इसको जोड़ लीजिए, इसको अगर आप जोड़ेंगे 6.4712 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 का, तो दशमलव ये उठ करके यहाँ पर चले जाएगा। तो 64.77 भी था ना एक यहाँ पर, तो 7-8 कर लीजिए, तो 64.8 जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपको लगाने का प्रयास करना है। 1-2 बार इस प्रकार से सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटेंसिटी से डेसिबल में निकालना आपको आ जाएगा। बेस हमेशा आपको I0 जो है 1 × 10⁻12 मान के चलना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए x का pH मान आपको 9 दे रखा है, y का pH मान आपको 2 दे रखा है, z का pH मान आपको 6 दे रखा है और a का pH मान आपको 13 दे रखा है।
तो इसमें से आपको बताना है सबसे मजबूत एसिड और सबसे मजबूत बेस आपको बताना है। देखिए जब भी आपको मजबूत एसिड और बेस निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0 लिखते हैं, 7 उदासीन होता है और 14 सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो जो जितना 0 के करीब होगा वो इतना एसिडिक होगा, और जो जितना 14 के करीब होगा वो उतना ही बेस होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा कम होगा। कम में कौन है, देखिए वाई जो है सबसे वैल्यू उसकी कम है, तो वाई जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और सबसे ज़्यादा का देखिए 14 करीब कौन है, 13। तो ए जो है हमारा है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, वाई, और ए वाला ऑप्शन जो होगा वही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। इन चारों ऑप्शन से आपको चुनना है, मैग्नीशियम, पारा, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम। ठीक है, सही ऑप्शन होगा पारा। देखिए पारा क्या आता है, उत्कृष्ट में, उत्कृष्ट धातुओं में आता है। ठीक है, जैसे पारा हो गया आपका, सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सभी उत्कृष्ट धातुओं में आते हैं जो किसी से जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए पारा जो है इसका सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए वर्क का आपको फार्मूला मालूम होगा, वर्क बराबर होता है F इंटू एस। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा का प्रयोग करना होगा। जहाँ पर देखिए थीटा का प्रयोग हो वहाँ पर आप थीटा लिख लीजिए, जहाँ पर प्रयोग नहीं होता हम थीटा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण की चर्चा की है, तो कोण पर तो डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है उस पर डिपेंड करता है। आपसे पूछा किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो डिपेंड करता है प्रयुक्त बल, देखिए एफ पर भी डिपेंड करता है, विस्थापन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है, यू पर डिपेंड नहीं करता। किसी फार्मूले आप देखिए इसमें यू का प्रयोग तो हुआ नहीं है, तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, लास्ट वाले ऑप्शन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए। देखिए पृथ्वी की ओर अगर मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो पहले जब ऊपर स्थिर होगा तो उसमें स्थिति ऊर्जा होती है, और जैसे ही वो नीचे की ओर गिरना स्टार्ट करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जब स्थिति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसकी ऊर्जा में, केवल चेंजमेंट होता है। स्थिति ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा ऊर्जा में। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। ये क्वेश्चन का मैंने आपसे पूछा था चौथे वीडियो के लास्ट में, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया। बताइए स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाते हैं। सही ऑप्शन होगा धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाता है और जलने लगता है। तो इसमें धारा का ऊष्मीय प्रभाव काम करता है। जब हमारी करंट फ्लो करती है तो जैसे वहाँ पर टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन गर्म हो जाता है जिसके कारण हमारा बल्ब जो है वो जल जाता है। जैसे हीटर होता है, हीटर में भी धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। धारा जब वहाँ से जाती है तो ऊष्मा पैदा करती है, ताप पैदा करती है, तो वहाँ पर हीटर भी इसी प्रकार से काम करता है। तो धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आप उन जीवों को किस जीव जगत या फिर किंगडम में रखेंगे जिनके केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कोशिकांग परिभाषित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। देखिए पहले आपकी द्विजगत पद्धति, सिर्फ जंतु जगत और पादप जगत। 1969 में हुटकर महोदय ने जीव जगत को 5 किंगडम में बांटा, जिसमें मोनेरा आता है, कवक आता है, प्रोटिस्टा आता है, प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है। इस प्रकार से 5 जगत में बांटा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है किनके केंद्रक या कोशिकांग परिभाषित नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मोनेरा। मोनेरा जो हमारा संघ होता है, जो हमारा जीव जगत होता है, किंगडम होता है, उसके सभी जीव जो होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक होती हैं। ठीक है, जैसे कि जीवाणु की हो गई, साइनोबैक्टीरिया की हो गई, आर्की बैक्टीरिया की हो गई, ये सभी जो होते हैं इनके केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कोशिकांग परिभाषित नहीं होते हैं। तो उस जगत को क्या कहते हैं, मोनेरा किंगडम कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आज का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रा क्या। ये क्वेश्चन देखिए फिर से घुमा करके पूछा गया। अभी मैंने आपको ऊपर कराया था एक क्वेश्चन और फिर से ये क्वेश्चन इसी प्रकार से अलग ढंग से पूछा गया। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा किलोवाट घंटा, और इसका मान होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारे आज के 30 क्वेश्चन थे। ये हमारा आज का 5वां साइंस स्पेशल का प्रैक्टिस सेट था जो पिछले साल के पेपर पे बेस्ड था।
आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करने के प्रयास किए हैं। अगर आप इन 30 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं तो आपकी साइंस अच्छी समझी जाएगी। हमारा लक्ष्य कम से कम आप 25 करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 करने का प्रयास करें, लेकिन 25 से कम हो रहे हैं तो 25 तक आने का प्रयास करिए। हाँ, आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, जी की माप की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है। देखिए यहाँ पर आपको गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है, इसकी इकाई जो है आपको बताने किसकी इकाई के समान है। यूनिट जो है सेम होगी, ठीक है, दाब की यूनिट की सेम होगी, संवेग, वेग, त्वरण। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी लोग बता सकते हैं, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो की इसी वीडियो में बताएं, वैसे इसको भी आपको अगले वाले वीडियो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। चूँकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, उन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, यांत्रिक तरंगें, रेडियो तरंगें। जो स्टूडेंट हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं वो दोनों क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर 1-2 दिन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप लोग ले लीजिएगा। कितना स्कोर हुआ इससे बताइएगा, और जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे उसे बताने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल अंक की सब्सक्राइब बटन देखिए, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग कंटिन्यू रखने के लिए कहिएगा और इसे ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि हम सीरीज को कंटिन्यू रख सकें। हमने फिर से सीरीज कंटिन्यू नहीं की है और आपके एग्जाम तक जितनी भी सीरीज हो जाती है उसे कराने का प्रयास करते हैं। और लगभग जो 15 से 20 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस के आएंगे वो यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।